नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, इसका ये टॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने इसके इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस या व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अब इसमें हम न्यूट्रिशन पे जोर देंगे। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए मतलब हमने कुछ खाया, वो हमारे पेट में गया, स्टमक में, वहां वो डाइजेस्ट हुआ। तो ये जो प्रोसेस हुई ये पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस हुई, समझ रहे हैं। और इसके बाद आगे की प्रोसेस दूसरी है, लेकिन मतलब ये पार्ट न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन आप देखेंगे, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक को ये भी बोल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए, तो देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। देखिए ऑटोट्रॉफिक का पहले वर्ड देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में होते हैं। इसका मतलब पहले वर्ड से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ऑटो मतलब कि खुद, अपना मतलब स्वयं, कुछ भी। ट्रॉफिक खुद का खाना, खुद बनाना। मतलब जैसे हम अब आप इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि आपके घर में आपने रोटी सब्जी बनाई, तो ये आपने खाना अपना बनाया, लेकिन आपने जो रोटी सब्जी बनाई वो सब्जी भी आपने पौधे से तोड़ा, रोटी गेहूं भी मतलब क्रॉप था, तो आपका वो नहीं हुआ, वो मतलब धरती से आया, मतलब आपने किसी प्लांट का तोड़ा ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं। वो खाना जो आपने बनाया वो मतलब कुछ प्रोसेस किया, लेकिन वो खाना आपने उगाया नहीं है, आपका खुद का नहीं है वो। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट खुद का खाना बनाता है। प्लांट क्या करता है, यहां समझ लीजिए प्लांट है ये, इसके मैं कुछ पत्ते बना देता हूं। अब यहां पे दोस्तों अगर ये रही सनलाइट, प्लांट क्या करता है कि प्लांट का जैसे समझ लीजिए लीफ है, लीफ के अंदर मतलब लीफ के अंदर कई सारे सेल्स होंगे। एक सेल में मतलब देखिए प्लांट सेल में होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का एक एग्जांपल होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए हमें पौधे जो होते हैं मतलब पौधे के पत्ते ग्रीन दिखते हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। अब देखिए होता क्या है, सनलाइट है, मतलब समझ लीजिए डे का टाइम है, सन है, सन है प्लांट के अंदर। मतलब प्लांट के जो पौधे हैं, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, प्लांट के जो पत्ते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, पिगमेंट। एटमॉस्फेयर में CO2 भी है। तो क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 प्लांट के लीफ में एंटर करती है। लीफ में होते हैं स्टोमेटा, आपको पता होगा स्टोमेटा ओपनिंग्स होते हैं प्लांट मतलब प्लांट के सरफेस पे। स्टोमेटा से CO2 अंदर गया, बाद में वहां पे पूरा प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस के बाद निकलती है O2 रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गई एनवायरमेंट से प्लांट के अंदर, बाहर निकली ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का देखिए मतलब क्या होता है, फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो प्लांट के अंदर फूड बन जाता है, और फूड बन गया तो यानी कि इसका न्यूट्रिशन पूरा हो गया, हुआ कि नहीं। बाद में ये अपने फूड को मतलब खा भी सकता है, स्टोर भी कर सकता है, ये इसकी मर्जी है, लेकिन मतलब इसने खुद का फूड बनाया ना। हम क्या करते हैं, हम प्लांट का कोई पार्ट, जैसे कि समझ लीजिए आलू ही है, तो आलू जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड है, आलू को हमने निकाला, तो वो देखिए आलू जो था ये प्लांट का स्टोर्ड फूड था। मतलब देखिए दोस्तों, जो आलू का प्लांट होता है, पोटैटो प्लांट, वो अपनी मतलब फूड को पूरा यूज नहीं करता, वो अपने फूड को बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है, और वही हमें आलू दिखता है। अब आलू को हमने निकाला तो उस आलू में जो मतलब फूड है वो एनर्जी है, वो उस प्लांट की स्टोर की हुई एनर्जी, समझ रहे हैं कि नहीं। और वो एनर्जी कहां से आई थी, फोटोसिंथेसिस उस प्लांट ने किया था।
तो ये जो न्यूट्रिशन होता है इसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एनिमल्स में होता देखा जाता है। देखिए दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ क्या बोलते हैं, ये हैं क्या बोल सकते हैं, हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। वो एक्सपेरिमेंट्स पहले मैं आपको समझा देता हूं। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके स्कूल में भी आपको कराए जाएंगे। तब तक आप क्या कीजिए, आप ये बोर्ड में जितना लिखा है ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसका इक्वेशन भी बताऊंगा। इसके बाद शायद मैं केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, केमिकल बैलेंसिंग ऐसा करके कुछ है, हाँ केमिकल बैलेंसिंग क्या है नहीं पता, जो भी है बैलेंसिंग का है वो करवाऊंगा। या शायद मतलब क्या बोलता है, मूड चेंज हो गया तो मैथ्स का भी करवा सकता हूं, रियल नंबर्स जो पहला चैप्टर है आपका। चलिए, अब तक आपने लिख लिया होगा। दोस्तों क्या आपने ये लिख लिया है? देखिए, अब मैं आपको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसका इक्वेशन बताता हूं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आप इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए CO2 मैंने आपको कहा कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O जो हमने प्लांट को पानी दिया, ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि दोस्तों सनलाइट रहनी चाहिए, और क्लोरोफिल जो कि प्लांट के मतलब प्लांट के क्या बोलते हैं, प्लांट के सेल ऑर्गेनल में होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल में। जब ये सब साथ में होते हैं तब क्या होता है, तब क्या बनता है, तब बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और बनता है ऑक्सीजन, और निकलता है वाटर। देखिए, अभी से बैलेंस करते हैं। 6CO2 + 12H2O गिव्स 6, यहां पे 6 लग जाएगा और यहां पे भी एक 6। बैलेंसिंग बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको कह देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स, 6 मॉलिक्यूल्स आप समझ सकते हैं। वो जब 12 मॉलिक्यूल्स वाटर से जुड़ते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए दोस्तों, जो ये ग्लूकोज होता है इसी को हम फूड कहते हैं, समझ रहे हैं। और इसी के साथ निकलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां से मतलब क्या बोलते हैं, रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और वाटर निकल जाता है। ये हुआ फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट इक्वेशन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम से जरूर पूछा जा सकता है। अभी कुछ मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा जो कि मतलब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये इक्वेशन थोड़ा ऐसा लग रहा होगा जैसे कि याद करने जैसा है, लेकिन जब एक बार आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लेंगे जिसमें बैलेंसिंग बताई जाती है इक्वेशन की, तब आप ये आराम से खुद से बैलेंस कर पाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताता हूं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ
कि एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। इसे मतलब बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, एक ऐसा बेल जार लिया, ट्रांसपेरेंट आप समझ लीजिए। इसमें इसने एक प्लांट रखा, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट, यानी कि मतलब ये प्लांट लिविंग है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक हेल्दी पॉटेड प्लांट रखा है यहां पे इसने एक चूहा रखा। अब मेरे से यहां पे अभी चूहा बन नहीं रहा है, मतलब समझ जाइए चूहा इसके अंदर है। और यहां पे एक कैंडल रखा, जलता हुआ कैंडल। दूसरे में क्या किया इसने, एक चूहा रखा, अंदर एक कैंडल रखी, और कुछ नहीं है। अब बाहर से जो नॉर्मल सनलाइट होती है वो दोनों पे गिरी। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, जो ये हेल्दी पॉटेड प्लांट था, क्योंकि ये लिविंग था तो ये क्या करेगा, नहीं देखिए मैं आपको बताता हूं। पहले ये फर्स्ट केस देखिए, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में क्या हुआ, देखिए मैं आपको, आपने अब तक 6th-7th पढ़ लिया होगा कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, यानी कि अगर आपको कहीं भी आग लगानी तो वहां पे ऑक्सीजन डाल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम सांस ले रहे हैं इसमें आग लग रही है। ऑक्सीजन का भी एक टेम्परेचर है जिसपे वो जलता है, लेकिन मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इनहिबिट कर देता है। अगर इसीलिए हम मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, या फिर मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई जल मतलब क्या बोलते हैं, किसी के शरीर में आग लग गई तो क्या करता है, उसे तुरंत कंबल उड़ा देते हैं। कंबल क्या करता है, जो ब्लैंकेट होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो फिर तुरंत वो फायर मतलब बुझ जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं मैकेनिज्म क्या है। देखिए तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, तो बर्निंग हो रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बढ़ रहा है। और ये चूहा भी सांस में तो ऑक्सीजन लेगा, छोड़ेगा मतलब जो रिलीज करेगा वो CO2 करेगा। मतलब देखिए दोस्तों इस बेल जार में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम होते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है। दूसरे में तो देखिए क्या हुआ, कुछ देर बाद कैंडल भी बुझ गया, चूहा भी मर गया। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब कि जब इन दोनों को एक साथ रखा गया तो थोड़ी देर बाद ये दोनों गए। दूसरे में क्या किया गया, ये दोनों तो रखे गए लेकिन एक हेल्दी पॉटेड प्लांट रखा गया। जो हेल्दी पॉटेड प्लांट था वो क्या कर रहा था, वो मतलब फोटोसिंथेसिस कर करके O2 रिलीज कर रहा था। तो ये दोनों जितना O2 कम कर रहे थे और जितना CO2 बढ़ा रहे थे, ये दोनों देखिए दोस्तों CO2 बढ़ा रहे थे, ये CO2 तो प्लांट में जा रहा था, तो मतलब CO2 कम हो रहा है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, तो CO2 भी कम हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि CO2 कम हो रहा है टोटल और ऑक्सीजन बढ़ रहा है। इसके वजह से क्या हुआ कि माउस और कैंडल दोनों जलते रहे, मतलब माउस भी जिंदा रहा, कैंडल भी जलते रहे। समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन कम होते गया और CO2 बढ़ते गया। इसमें भी ये चीज होता, लेकिन क्योंकि प्लांट था तो ये पूरा उल्टा हो गया। तो इसे वो कहते हैं हम फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट। अभी आपके एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन ये इसका नाम ऐसा नहीं दिया है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये मतलब आपको 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा ये वर्ड, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपके भी एनसीईआरटी में है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए दोस्तों कि क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, मतलब यहां मैं लिखता हूं या यहां लिख देते, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ या ना, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इससे हमें यही समझ आया ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड माउस और कैंडल से निकल रहा है उसे प्लांट यूज कर करके फोटोसिंथेसिस बना रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रही है और ऑक्सीजन रिलीज कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस कर ही इसलिए रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। और मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीज है। मतलब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी है। तो पहला हमें पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट तो है, सनलाइट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब सनलाइट तो एकदम प्री रिक्विजिट है। अब हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। तीसरा होता है वाटर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी मतलब पेड़ या पौधे को पानी नहीं देंगे तो धीरे धीरे सूख जाएगा और मर जाएगा, तो वाटर तो एकदम नॉर्मल सी बात है, हाँ या ना। हाँ। और चौथा होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब सॉरी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर वो नहीं होगा, मतलब आप पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब 11th का कंसेप्ट है, लेकिन इसका मतलब कंसेप्ट 11th है, लेकिन आपको भी ये चीज पता है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता ये आपको 11th में पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है अपने आप में ही, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि
CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। मैं 1 मिनट ऐसा करता हूं, ये बोर्ड साफ करके वापस लिख देता हूं। साफ कर दो, देखिए। ठीक है, मैं रुकता हूं। मुझे कभी भी पर्सनली प्लांट वाला कुछ भी टॉपिक पसंद नहीं है, एनिमल वाले में ठीक रहता है, लेकिन अभी क्या करें, अभी आपको भी पढ़ना ही है। पता नहीं आप में से कितने लोग आगे चलकर बॉटनी लेंगे। चलिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं ये पार्ट? इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। बेल जार एक्सपेरिमेंट वैसे ये एग्जाम से पूछा नहीं जाता है, मतलब ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम से कभी पूछा नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, मैं उसका एक लिस्ट बनाता हूं। देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कितना तेज कितना स्लो होगा, उस प्रोसेस को मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। पहला तो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। दूसरा एयर, अब देखिए एयर में ही CO2 होता है, इसलिए मैंने एयर लिख दिया, या आप CO2 भी लिख सकते हैं। थर्ड वाटर अवेलेबिलिटी, कि वाटर वहां पे कितना अवेलेबल है। और फोर्थ, देखिए फोर्थ क्लोरोफिल होता है। ये 4 चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए प्री रिक्विजिट है, अगर इनमें से कोई भी कम ज्यादा है तो फिर फोटोसिंथेसिस भी कम ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? उसका रेट मतलब चेंज हो जाएगा। अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, अभी दूसरा टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, जो ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल, ये मतलब कितना इंपॉर्टेंट है अगले एक्सपेरिमेंट में। पहले एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरे में मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होता है, मतलब बनता है, सॉरी प्लांट में जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब देखिए ग्लूकोज प्लांट में बनता है ग्लूकोज, लेकिन वो स्टोर ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टोरेज है इन प्लांट्स। हमारे में क्या होता है, जो हमारे में ग्लूकोज बनता है एनिमल्स में, वो जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। देखिए ये दोनों चीज अलग है, प्लांट का ग्लूकोज स्टार्च बनता है, एनिमल का ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनता है। इसीलिए एनिमल का जो ग्लूकोज होता है, मतलब एनिमल का जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन, उसको कई बुक्स में एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, यानी कि वो स्टार्च जो एनिमल में है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए ग्लूकोज प्लांट में भी बनता है, एनिमल में भी बनता है। प्लांट का ग्लूकोज स्टार्च बनता है स्टोरेज फॉर्म में, एनिमल का ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन का ही दूसरा नाम है एनिमल स्टार्च। मतलब देखिए स्टार्च प्लांट का स्टोरेज फॉर्म है, जो स्टोरेज फॉर्म एनिमल का है उसे कहते हैं हम एनिमल स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि ग्लूकोज का क्या स्टोरेज फॉर्म है प्लांट और एनिमल्स में। अब और क्या बचता है, और तो कुछ बचता है नहीं इसमें। अब देखिए हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ओर आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए हमने जो प्लांट के बारे में पढ़ा वो होता है क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या था ऑटोट्रॉफिक का, कि खुद का खाना खुद ही बनाना। हेट्रोट्रॉफिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक का क्या है, खुद का खाना दूसरे का छीनना या मांगना या लेना, कुछ भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम ही हैं, हम जो अपने किचन में रोटी बना रहे हैं, सब्जी कुछ बना रहे हैं, जो रोटी सब्जी बना रहे हैं वो रोटी आ रहा है, मतलब वो व्हीट है, व्हीट प्लांट का है, व्हीट क्रॉप का प्लांट का, और जो भी सब्जी बना रहे हैं वो उसकी रिस्पेक्टिव प्लांट कैसे आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो प्लांट का, मतलब हर हेट्रोट्रॉफिक एनिमल प्लांट पे ही डिपेंड होता है। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप मेरे बात से एग्री करते हैं कि नहीं दोस्तों? हर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला एनिमल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल पे ही डिपेंड करता है। अरे दोस्तों, क्या हुआ कि मैं स्टोमेटा के बारे में बताना भूल गया हूं। मतलब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्टोमेटा के बारे में बता देता हूं जल्दी से। क्योंकि स्टोमेटा अगर ओपन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। थोड़ा फास्ट, वीडियो चालू है भी कि नहीं? हाँ दोस्तों, वीडियो बिल्कुल सही से चालू है। देखिए मैं आपको पहले स्टोमेटा के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैं स्टोमेटा के बारे में बताना भूल गया था। देखिए स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा को आप ऐसे समझ सकते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। यानी कि देखिए दोस्तों, जो लीफ होता है, जैसे मैंने ये एक लीफ बनाया, तो ये जो लीफ है, अगर हम इसका इतना पार्ट देखें तो इतना पार्ट में मतलब आप ऐसे देखिए, मैं एकदम जूम स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आप देखेंगे वो ऐसा होता है। आपने पढ़ा होगा गार्ड सेल्स, पढ़े हैं कि नहीं? देखिए मतलब है ना, प्लांट का जो सरफेस है, मतलब प्लांट का सरफेस नहीं, जो लीफ का सरफेस है, इसे कहते हैं मिडरिब। ये तो आपने पढ़ाई होगा मतलब क्या बोलते हैं, 5th 6th में आ जाता है मिडरिब। बाद में यहाँ पे ऐसे निकलते हैं प्लांट, मतलब ये लीफ में, इसे कह सकते हैं हम, ये मतलब प्लेट जैसा आपको दिख रहा है, प्लांट एक प्लेट जैसा होता है ना, प्लेट जैसा होता है कि नहीं? तो जो प्लेट जैसा होता है उसे कहते हैं हम लीफ ब्लेड या लैमिना। और जो ये छोटे छोटे निकल रहे हैं, ये देखिए यहां से जो छोटे छोटे ऐसा निकल रहे हैं, उसका वेन्स ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं। आप कोई भी मतलब पत्ता तोड़िए, इतना साइज का लीजिए, पीपल का ही लीजिए या कोई भी लीजिए, उसमें आप देख पाएंगे ऐसा बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं, एक मिडरिब होगी मेन, फिर उसके अलग अलग वेन्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, और जो बाकी का पार्ट बचता है ये वाला, ये जो बचता है उसे कहते हैं हम लीफ ब्लेड या लैमिना। जब इसका आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेंगे तो ये ऐसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है इसमें ये देखिए आप, ये ओपनिंग देख पा रहे होंगे, ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं हम स्टोमेटल ओपनिंग। यानी कि स्टोमेटा यहीं से खुलता है। ये जो आप बीन शेप चीज देख पा रहे हैं, बीन जैसा आप दिख रहा होगा, या किडनी शेप भी बोल सकते हैं, इसे कहते हैं हम गार्ड सेल्स। और आप जो यहां पे साइड साइड देख पा रहे हैं गोल गोल जैसे, इसे कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है, जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में स्टोमेटल ओपनिंग होती है, साइड में इसे कवरिंग के लिए 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो कि गार्ड करते हैं,
और गार्ड सेल्स के अंदर ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोफिल। एकदम सिंपल है। अब क्या होता है ना, देखिए जैसे समझ लीजिए प्लांट के अंदर हमने, मतलब प्लांट के रूट में हमने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, तो प्लांट पूरा पानी नहीं सोखता है, प्लांट मतलब जितना उसे जरूरत है उतना ही सोखेगा। बाकी का मतलब आप जैसे कि 11th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि लगभग 100% में से प्लांट को केवल 1% पानी का ही काम रहता है, 99% पानी जो होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू उड़ जाता है। तो ट्रांसपीरेशन मतलब जो होगा, यहाँ पे सन तो है ही। देखिए दोस्तों, जब प्लांट के अंदर पानी का मतलब लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है ना कि ये जो गार्ड सेल्स है, मतलब जब देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए जब प्लांट में पानी नहीं है तो गार्ड सेल्स जो होते हैं ये दोनों, मतलब ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ, तो ये क्या करेंगे ना, ये ऐसे हो जाएंगे। अब ऐसे हो गए तो स्टोमेटा का ओपनिंग जो बीच में था वो बहुत कम हो गया, तो यानी कि ट्रांसपीरेशन नहीं हो सकता, पानी मतलब प्लांट से लॉस नहीं हो सकता। अब हमने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, पानी के वॉल्यूम की वजह से थोड़े ऐसे फ्लेक्सिबल जैसे हो जाएंगे। हाँ, अब इसे आप देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग खुल रही है, हाँ या ना, ओपनिंग खुल रही है तो पानी आराम से लॉस हो सकता है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग से क्या होता है कि पानी मतलब क्या, यहां से होता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। आप समझेंगे नहीं, स्टोमेटा की ओपनिंग से ही पानी लॉस होता है प्लांट में, मतलब पानी इवापोरेट होता है। और इवापोरेशन जो होता है वाटर का थ्रू, क्या बोलते हैं, थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ, उसे कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना दोस्तों, एकदम सिंपल सा है कि कोई भी प्लांट धूप में है तो, और अगर हमने उसे पानी दे दिया तो पानी वहां से मतलब रूट से अबोव जाएगा। अबोव के बाद क्या बोलते हैं वो, क्या इसे कहते हैं, हाँ लीफ में आएगा। लीफ में पानी का वॉल्यूम मतलब पानी का वॉल्यूम बढ़ गया है तो गार्ड सेल्स जो ऐसे फ्लैसिड थे वो थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, टर्बिड, इसे कहते हैं टर्बिड, और इसे कहते हैं फ्लैसिड पोजीशन। ये फ्लैसिड पोजीशन है, ये टर्बिड पोजीशन है। टर्बिड जब हो जाएंगे तो यहां से ओपनिंग खुल गई तो पानी लॉस हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, पानी जब लॉस हो गया, प्लांट को बचाना है अपने लिए पानी, तो वो क्या करेगा ना, गार्ड सेल्स को वापिस से बंद कर लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ये होता है मैकेनिज्म, इसे कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन का मैकेनिज्म। और इसी स्टोमेटा से एक और चीज होता है, जब स्टोमेटा ऐसे खुलता है, देखिए जब स्टोमेटा ऐसे खुलती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में वो इसके अंदर एंटर कर जाती है। यानी कि स्टोमेटा क्यों जरूरी है, स्टोमेटा से एक तो ट्रांसपीरेशन होता है मतलब लॉस ऑफ वाटर, और दूसरा एंट्री ऑफ CO2 फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे। ये आप दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर, और ये छोटा सा एक डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, मतलब समझने का तरीका है कि माइन्यूट ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड सेल्स। इसके बाद मैं आपको हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। मुझे पर्सनली ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट रिलेटेड कुछ भी चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लाती। मेन मुझे मतलब ये क्या बोलते हैं, ह्यूमंस वाले पार्ट में इंटरेस्ट है। देखिए दोस्तों, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हर एक एनिमल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एनिमल पे ही डिपेंड करता है। जैसे अब आप सोच रहे होंगे, जैसे कि लायन है, अगर लायन डियर को खा गया तो उसने तो पत्ता नहीं खाया, पौधा नहीं खाया, तो वो कैसे डिपेंड करता है। ये देखिए मैं आपको एक क्या बोलते हैं, फूड, इसे क्या बोलते हैं, हाँ फूड चेन कहते हैं, फूड साइकिल, फूड वेब, आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे फूड वेब इसका करेक्ट टर्म नहीं है, इसका करेक्ट टर्म है फूड चेन। देखिए ये जो लायन है, मान लीजिए दोस्तों इसने डियर को खाया, तो डियर ने भी तो ग्रास ही खाया ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है। देखिए मान लीजिए इसने गोट खाया, तो गोट ने क्या खाया था, गोट ने तो ग्रास खाया था, प्लांट्स खाए थे। यानी कि कोई अगर नॉनवेज आदमी है
तो नॉनवेज आदमी भले मतलब एनिमल को खा रहा है, लेकिन एनिमल भी तो प्लांट को ही खा रहा है। और अगर कोई वेज है तो वो तो डायरेक्ट ही प्लांट के कोई पार्ट्स को खा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि वेज हो या नॉन वेज हो, अगर मतलब वो हेट्रोट्रोफिक एनिमल है तो वो हमेशा ऑटोट्रोफिक प्लांट पे ही डिपेंड करेगा। आप इस बात को समझे कि नहीं? इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में मतलब एकदम सिंपल सा रह सकता है। एक और चीज होता है, देखिए दोस्तों, एक होता है सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये सब के सब हेट्रोट्रोफिक के ही पार्ट्स है। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है या सैप्रोट्रोफिक में क्या होता है? जैसे कि कोई फंगी है तो फंगी कहां उगती है? जैसे कि देखिए दोस्तों, यहां पे कोई फूड रखा है जो कि सड़ गया, अब इसमें फफूंद लग जाएगा, यानी कि जो फफूंद लग रहा है वो फंगी है, सफेद सफेद। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप क्या कीजिए, एक टिफिन लीजिए, टिफिन में थोड़ा सा कोई भी सब्जी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए भिंडी की सब्जी है, उसे आप थोड़ा खा लीजिए और थोड़ा सा सब्जी उसमें छोड़ के पैक कर दीजिए। हाँ, उसे पूरा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाएगा, उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर पूरा ऐसे सफेद सफेद वहां पे हो जाएगा सब्जी पे। वो क्या होता है? वो फंगी है, वो फंगस है। वो फंगस क्या मतलब कहाँ उग रहा है? वो किसी फूड पार्टिकल पे उग रहा है। तो ये फंगस मतलब असली में क्या कर रहा है? किसी और का न्यूट्रिशन ले रहा है, हाँ या ना? लेकिन देखिए दोस्तों, ये थोड़ा करेक्ट एग्जांपल नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे क्या बोलते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट्स का एग्जांपल तो मैन भी ले रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूं। हाँ, आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये लकड़ी है मतलब कोई कटा लकड़ी है, ये सड़ गया पानी में, मतलब बारिश के पानी में सड़ गया। तो आप देखेंगे बारिश के सीजन में क्या होगा ना, इसके ऊपर ऐसे मशरूम उग जाएंगे। मशरूम उग गए, तो ये मशरूम क्या है? आप देखेंगे मशरूम है, इसके अंदर कोई कीड़े वीड़े भी हैं, ये सब के सब जो ये वुड में न्यूट्रिशन था उसको ले रहे हैं। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि हम डेड, देखिए सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन लिया जाता है वो डेड लिविंग से लिया, मतलब क्या बोलते हैं, डेड लिविंग बींग से लिया जाता है। वो ऐसा लिविंग बींग जो डेड हो चुका है, जैसे कि लकड़ी डेड है, ये थी तो लिविंग बींग है ना, किसी पेड़ का किसी भी पौधे का पार्ट था। ये जब डेड हो गई और ये सड़ बढ़ गई, इस पे क्या बोलते हैं, डीके हो गया, ये रोटन हो चुका है, रोटन मास है। तो इस टाइप का जो सामान होता है, मतलब इस टाइप के जो लिविंग बींग होते हैं, उस पे जो चीज उगती है, जैसे ये फंगस ही है, ये खाना खराब हो चुका है, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसे कहते हैं हम सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए सैप्रोफाइटिक ये जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन हमें उस चीज से लेना है जो कि डेड लिविंग बींग है, वो क्या बोलते हैं, डिके हो रही है, वो रोटन है, वो डिकम्पोज हो रही है, समझ रहे हैं? एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर बाद, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको जो क्लास 10th की बायोलॉजी है वो पढ़नी केवल और केवल एनसीईआरटी से ही है। मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, आप क्या कीजिएगा कि मैंने जो आपको समझाया, मैंने जो थोड़ा बहुत लिखवा है वैसे ये चीज आपके बुक में भी आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप लिखिए या ना लिखिए, ये आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस और मैथ्स के वीडियोस तो आप लिख ही लीजिए, बायो का आप छोड़ भी सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। तो आप क्या कीजिएगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसका आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, बार बार एनसीईआरटी रीड कीजिए। एनसीईआरटी के जो बैक के क्वेश्चंस हैं या फिर इंटेक्स्ट अगर कोई है तो उन्हें याद कीजिए, बाद में फिर क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब कीजिए। ये मेन बायोलॉजी पढ़ने का ये तरीका है 10th में। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया कि अभी आप देखेंगे डाइजेशन ये सब टॉपिक आएंगे तो उसमें डायग्राम्स बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो आपने ये लिख लिया होगा सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
एक होता है दोस्तों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक नाम ही है पैरासाइट, यानी कि किसी और पे रहने वाला। जैसे कि इसका एक फेमस एग्जांपल है जो 7th के एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि एक होता है कसकटा। ये एक पैरासाइट है जो कि अमर बेल नाम के ट्री पे होता है। मैं देखिए दोस्तों, मैं नवोदय में था, जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो वहां पे हमारे मतलब क्या बोलते हैं, कैंपस में एक अमरवेल था जिसके ऊपर कसकटा था। अमरवेल कैसा होता है? एक ऐसा पेड़ है, इसके ऊपर ऐसा पूरा जाली जाली जैसा रहेगा, ये होता है कसकटा। कसकटा क्या करता है? अमरबेल जो भी मतलब अमरबेल ये ट्री है, तो ट्री है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी। तो इसने जो फोटोसिंथेसिस किया, इसका जो भी न्यूट्रिशन मतलब इसने बनाया, जो भी फूड बनाया, उसको कसकटा अपने मतलब ट्रांसफर करती है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है, इसमें कसकटा खुद कुछ नहीं कर रही है और अमरबेल पे रह के उसी का लॉस करवा रही है। ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब कसकटा क्या करती है? अब देखिए, अगर मान लीजिए अमरबेल गया तो कसकटा भी गया। तो कसकटा क्या करता है ना कि कसकटा ऐसे न्यूट्रिशन नहीं लेता है कि ये मर जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा देता रहता है, थोड़ा थोड़ा, ताकि ये भी जिंदा रहे और वो मतलब बना बना के इसे देते रहे। ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वैसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये आपका 7th का ही एग्जांपल है, 7th के एनसीईआरटी का। क्योंकि अब आप 9th पास करके अब आप 10th में आ चुके तो आपको 7th का एनसीईआरटी जरूर आता होगा। चलिए, तो अब मैं थोड़े और एग्जांपल्स है, उसके बाद फिर ह्यूमंस का आ जाएगा। ये सब ऐसे ही फालतू के एग्जांपल्स है, इसका हमसे कोई खास रिलेशन नहीं है। हाँ, जो लोग जूलॉजी ये सब पढ़ेंगे तो उन लोग के लिए होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा फेवरेट अमीबा। अमीबा है ना, मैंने देखा है 7th 8th के बच्चों का फेवरेट होता है। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब कि कुछ भी बोल रहा हूँ, सूडोपोडिया ऐसे बोलते हैं वो लोग। देखिए, अमीबा का वैसे भी कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो आप इसे कैसे भी बना लीजिए। यहाँ पे बस उसका एक न्यूक्लियस होता है। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है? क्या होता है ना, मान लीजिए दोस्तों यहां पे कोई फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करेगी? अमीबा के पास कोई हाथ पैर तो होते नहीं है, बस एक मतलब जो उसका सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ाएगी आगे आगे, इधर से भी बढ़ाएगी। और थोड़े थोड़े देर बाद मतलब क्या होगा कि इसका मूवमेंट होते होते ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो इसके आगे आगे आते जाएगा, धीरे धीरे यहां से भी ये क्लोज होते जाएगी। और देखिए दोस्तों, आप थोड़ी देर देखेंगे कि क्या होगा, इसका मतलब ये पिक्चर ऐसे बनेगा कि ये बाहर से क्लोज हो गई, फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो बनता है इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। अमीबा में होता है फूड वैक्यूल। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा अपने 7th 8th में, अमीबा में होता है फूड वैक्यूल। ये उसका अमीबा का न्यूक्लियस है। थोड़ी देर बाद ये सेल मेम्ब्रेन आपस में इंगर मतलब क्या बोलते हैं मर्ज हो जाएगी और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, फूड पार्टिकल एक तरह से अमीबा के अंदर आ चुका है, आ गया ना। जब ये आ गया तो इसका तो न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया अमीबा का। तो इस टाइप का ये मतलब इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसका मतलब उसका एक एग्जांपल है अमीबा। ये फूड वैक्यूल टाइप के न्यूट्रिशन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें फूड वैक्यूल यूज हो रहा है। एक लास्ट है पैरामेशियम। ये सब मतलब नोट डाउन मत कीजिए, ये सब तो आपको पता ही है। हाँ, डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस आएगा तो थोड़ा आप लिख सकते हैं, यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिखने लायक यहां पे कोई चीज है नहीं, ये सब के सब आपको पता ही है। देखिए लास्ट में एक एग्जांपल लेता हूं पैरामेशियम का। पैरामेशियम क्या होता है? ये एक मतलब क्या बोलते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं माइन्यूट क्या बोलते हैं, हाँ माइक्रोस्कोपिक लिविंग क्या बोलते हैं इसे, ऑर्गेनिज्म है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कुछ ऐसा होता है, जूते जैसा दिखता है। इसके पास देखिए दोस्तों यहां पे ऐसा खड्डा जैसा होता है जिसे कहते हैं गुलेट या गलेट। यहां पे ऐसे बाल होते हैं, सीलिया होता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं।
इसके दोनों तरफ सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया। तो क्या होता है ना कि समझ लीजिए यहाँ कोई फूड पार्टिकल है, वो यहाँ पे आया, तो सीलिया क्या करेंगे ना, देखिए दोस्तों ये जो सीलिया है ये मतलब सेम मूवमेंट करेंगे सेम डायरेक्शन में, यानी कि जैसे कि आप ये मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि, हाँ जैसे कि दोस्तों जैसे ये खेत है, खेत में बड़े बड़े मतलब जो धान वान लगाया है, जो भी लगाया गया है वो एकदम बड़ा बड़ा हो गया और बाहर से बहुत तेज हवा आ रही, तो क्या होगा ना सबके सब धान एक ही डायरेक्शन में लहरा रहे होंगे, तो जो लहराने का मूवमेंट है वो सीलिया में होता है, तो सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर करके फूड को अंदर भेज देती है। तो इस ये जो एग्जांपल है ये पैरामीशियम का एग्जांपल है, समझ रहे कि नहीं। और बाद में अब तो फिर सीधा मेन हमारे ह्यूमंस पे आते हैं। सभी को ह्यूमंस का इंतजार रहता है, बाकी सब कौन पढ़ता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो हम यहां पे डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए पहले मुझे कुछ जगह चाहिए होगा बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ह्यूमन डाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप लिखिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, लेकिन पहले आप डायग्राम बना दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि साइंस के पेपर में अगर आप डायग्राम बना देते हैं, अगर आप फ्लो चार्ट जैसा कुछ बनाते हैं, तो ज्यादा चांस होता है कि एग्जामिनर आपके थियरी आंसर को पढ़े भी ना, और अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही है तो आपको फुल वहीं से दे दे। देखिए अब मैं पहले डाइजेशन का डायग्राम बनाता हूं, मुझे लगता है मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा, बाद में अगले वीडियो के लिए फिर से लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन का डायग्राम थोड़ा बड़ा है। देखिए डाइजेशन हमारे अंदर जो होता है वो कैसे होता है। यहां से हमारी नॉस्ट्रिल्स है और यहां से हमारा ये माउथ शुरू होता है, ये दोनों यहां पे जुड़ गए। हाँ अब देखिए, अब ये दोनों देखिए दोस्तों साथ में जाएंगे, उतरेंगे नीचे, साथ में जाने के बाद यहां पे आ जाएगा स्टमक। स्टमक में एक चीज सीक्रेट होता है, बाइल उसे कहते हैं हम। ये रहा लीवर और ये रहा गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर से कुछ ऐसे डक्ट आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पाइप जैसे आते हैं जो कि स्टमक में से कुछ सीक्रेट करते हैं। वैसे देखिए दोस्तों वो स्टमक में सीक्रेट नहीं की जाती है, गलत मैं बता रहा हूं आपको। वो असली में ड्यूडेनम मतलब एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें सीक्रेट होता है। यहां से ये ऐसे करके निकलती है, मतलब देखिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। अब मैं अच्छे से यहां पे डायग्राम नहीं बना पा रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन का, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है,
यहाँ डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये हो गई अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। आपको समझ में सब आ जाएगा, बस एक बार आप ड्राइंग के लिए अपनी एनसीईआरटी रिफर कीजिए। बाद में देखिए दोस्तों, यहां से रेक्टम और यहां से एनस। ये होता है हमारे अंदर का डाइजेशन। इसके अंदर हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये यहां से जो सिक्रीट कर रहे हैं वो यहां पे आता है। मैं आपको बताता हूं, एक एक की चीज की लेबलिंग बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये हमारा मतलब इंसान का नाक है, समझ रहे हैं? ये उसका मुंह है, फिर ये उसकी गर्दन, फिर ये उसका शरीर, उधर से भी ये उसका सर। यहां आप ऐसे हाथ बना सकते हैं अलग से। चलिए, मतलब ये एक जनरल आइडिया बन गया। तो ये मतलब ये जो है वैसे ये डायग्राम पूरा तरह से आपको भी पता है कि सही नहीं है, थोड़ा और एक्यूरेट बनाना पड़ेगा इसे। हाँ देखिए, ये जो है ये होता है नेसल कैविटी, यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो हवा मैं आपको देखिए दोस्तों आने वाले वीडियो बताऊंगा रेस्पिरेशन के बारे में, तो हम नेसल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं, तो जो ये हवा जा रही है, ये जिस कैविटी में जा रही है आगे के खाली रास्ते में, उसे कहते हैं नसल कैविटी। और ये है हमारा टंग, और ये जो रास्ता है इसे कहते हैं हम बकल कैविटी। पहले लेबलिंग करते थे, फिर मैं आपको सबके बारे में समझाऊंगा। नसल कैविटी, बगल कैविटी जुड़ गए और यहां से निकली ईसोफेगस। अब ईसोफेगस निकल गई। अरे देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोलते हैं डायग्राम थोड़ा यहां पे होता है डायफ्राम। डायफ्राम कैसे छोड़ दिया? और तब ये है हमारा लीवर, और यहां है गैल ब्लैडर। देखिए, ईसोफेगस के बाद ये होता है डायफ्राम। ये सीधा जो हमारा रिब्स है, रिब्स के नीचे आप ऐसे मतलब सांस ऐसे लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको फील होगा कि ऐसा कुछ है, वो होता है डायफ्राम। उसके बाद होता है स्टमक। स्टमक के बाद ये यहां से मैं आपको देखिए दोस्तों, मैं इसका यहां पे लेबलिंग कर रहा हूं। ये जो ऑर्गन है उसे कहते हैं लीवर। नीचे जो होता है उसके वो होता है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर के बाद ये होती जो आपको ऐसे पूरे मुड़ी मुड़ी कसी कसी दिख रही, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पे जहां गैल ब्लैडर अपने सिक्रेशन डाल रहा है स्टमक के लास्ट पार्ट को, उसे कहते हैं हम ड्यूडेनम। ये असली में स्टमक का पार्ट नहीं होता, ये क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। जब आप 11th में बायो लेंगे तो आपको बताया जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, बाद में जेजुनम, फिर इलियम। तो उसमें ड्यूडेनम पार्ट है। ड्यूडेनम के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल चुका हूं, वो मैं वापस बना देता हूं। यहाँ पे ऐसे एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हम पैंक्रियास। यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो रहा लगता है, मैं थोड़ा लेबलिंग दोस्तों क्या करूं, वापस बनाऊं क्या? चलिए मैं वापस ही बनाता हूं। वैसे भी डायफ्राम का सॉरी डायग्राम का मतलब प्रोपोर्शन सही नहीं था, उसमें लंग्स था ही नहीं, ऐसा लग रहा था। हाँ अब थोड़ा सही है, मतलब ऐसा लगना तो चाहिए कि यहाँ पे लंग्स है। ठीक है, अब आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 लंग्स होंगे, 2 ही होते हैं हमारे पास। यहाँ पे स्टमक हो गया। कि क्या हो गया मेरी डायग्राम को, मैं यहाँ पे एमबीबीएस में हूँ और मेरे से डायग्राम स्टमक का सही से नहीं बन रहे। यहां है हमारा लीवर, यहां पे हमारा गैल ब्लैडर है, अब गैल ब्लैडर के बाद देखिए ये स्टमक का जो पार्ट है
वो यहां से निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के रूप में। बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है ये। हाँ देखिए दोस्तों, अब ये इसका डायग्राम का प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। और यहां पे हो गए हमारे पास पैंक्रियास, ये भी यहां पे सिक्रेशन डालते हैं। चलिए तो अब मैं इसका लेबलिंग करता हूं। ये जो है ये पार्ट है नसल कैविटी, ये है बकल कैविटी या माउथ भी कह सकते हैं, ये हमारी टंग, ये ईसोफेगस, इसी को कहते हैं फूड पाइप। ये है डायफ्राम। मैं लेबलिंग ऊपर से नीचे कर रहा हूं ताकि वो आपस में क्रिस क्रॉस ना कर ले। डायफ्राम के बाद ये हो गया लीवर, ये है गैल ब्लैडर, नीचे आया स्टमक, स्टमक के बाद ये हुआ हमारा पेनक्रियास, एक ग्लैंड होता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए दोस्तों यहां पे एक चीज मैं आपको, यहां मैंने जो आपको कहा कि ये दोनों सिक्रेशन डालते हैं उसे कहते हैं हम ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा नीचे ले देते हैं, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट होता है रेक्टम, उसके बाद होता है एनस। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट मतलब डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स का चार्ट है, चार्ट का डायग्राम है। अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन है तो आप तुरंत इस डायग्राम को बिना सोचे समझे ड्रॉ कर दीजिए और उसका फिर आप जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लिख लीजिएगा। देखिए हमने यहां से फूड लिया, फूड गया, यहां पे टंग होती है। टंग क्या करती है, एक एल्पालीवे का ऐड आता है, एल्पालीवे कैसी जीव लपलपाई। तो ये क्या है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं इन लोग। एल्पालीवे कहता है कैसी जीभ लपलपाई, मतलब उसमें दिखाते हैं कि एक आदमी रहता है, उसके सामने एल्पालीवे आ गया, एक चॉकलेट होता है, तो उसको देखते हैं उसके मुंह में ऐसा, मतलब मुंह में ऐसा होता है, यानी कि मुंह में मतलब पानी आ जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये पानी क्या चीज है, हम देखेंगे। ये जो वाटरी फ्लूइड है वो है क्या असली में, क्या ये पानी ही है या कुछ और है। इसे आप पी भी सकते हैं, इसे कहते हैं हम सलाइवा। वैसे पिएंगे नहीं पिएंगे आप, वो आपकी मर्जी, मैं तो पी लेता हूं कभी कभी। देखिए दोस्तों, तो जो हमारे मुंह में पानी आता है उसे कहते हैं हम सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सलाइवा को रिलीज करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए हमारे बॉडी में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, वो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। सलाइवा का क्या क्या कंटेंट्स है ये सब आपके 11th में, ये सब अभी आपकी जरूरत नहीं है। तो सलाइवा क्या होता है ना, मतलब एक वाटरी फ्लूइड है। अब हमारी जीभ लपलपाई, या फिर आप समझ लीजिए हमने कुछ खाया तो हमारी जीभ बार बार उसके ऊपर नीचे करती रहती है ना खाने को, तो वो क्या करती है कि जो फूड है, फूड पार्टिकल है जो भी यहां से जा रहा है अंदर, उसको सलाइवा से पूरी तरह से मिक्स करती है। सलाइवा क्या करता है, देखिए सलाइवा के 3-4 काम है। एक तो सलाइवा का काम ये बैक्टीरियल, मतलब जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करना। उसमें एक लाइसोजाइम का नाम का एक चीज होता है, वो अभी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए सलाइवा बैक्टीरिया को किल करता है। सलाइवा दूसरा काम क्या करता है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे रिच एग्जांपल राइस होता है, चावल। तो देखिए समझ लीजिए हम चावल चबा रहे हैं, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए सलाइवा यहीं पर रिलीज हो जाता है मुंह में, और लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहां पे ध्यान से समझ लीजिए, लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे ध्यान से समझिए।
हमने जो फूड पार्टिकल खाया, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट तो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अब बचा जो 70% वो इस डाइजेशन के मतलब सिस्टम में जाएगा, समझ रहे हैं? 30% का काम यहीं पे तमाम हो गया। लेकिन देखिए अभी मैंने प्रोटीन, फैट, लिपिड ये सब की बात नहीं की है। यहां देखिए आप, हाँ अब यहां से फूड गया, तो अब देखिए आप जरा इमेजिन कीजिए यहां से फूड है और यहां पे एक रास्ता है। आप ऐसा समझ सकते हैं एक पाइप है, पाइप सीधा रखिए और उसमें बॉल डालिए, धमाक से नीचे गिरेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं खा रहे खड़े होके और आपने खाया और पेट में ऐसा खाना मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, समझ लीजिए ऐसे गिरा, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसे करके खाना बार बार आपके पेट में गिरेगा तो सोच लीजिए आप खड़े ही नहीं रह पाएंगे, समझ रहे हैं? तो क्या होता है ना, ये ईसोफेगस जो होता है फूड पाइप, ये स्मूथ मसल्स की बनती है। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, इसे एक पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से दौड़ाते हैं। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, हाँ। अब देखिए दोस्तों, ये मूवमेंट का डायग्राम भी 7th की एनसीईआरटी में बताया गया था। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, जैसे ये ईसोफेगस है तो इसमें खाना कैसे आएगा ना, यहाँ पे खाना है तो ये पूरी पाइप यहाँ से सकड़ जाएगी, मतलब पूरी पाइप से गिरने नहीं देगी एक साथ। अगर यहाँ खाना है तो पूरी पाइप ऐसे दब जाएगी नीचे, फिर ये खाना थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो सिर्फ वहीं की पाइप ऐसे थोड़ी खुलेगी, लेकिन बाकी की सकड़ी रहेगी ऊपर नीचे की। मतलब खाना को गिरने नहीं देता है, खाना को ऐसे बहुत मतलब टाइम लगता है जाने में, धीरे धीरे पेट में जाती है, फिर खाना धीरे धीरे, मतलब ये धीरे धीरे जो मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये कैसे होती है, ईसोफेगस में होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, हाँ इनवॉलंटरी मसल्स। आपने 9th में ये भी चीज पढ़ी होगी, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, स्ट्राइडेड मसल, स्केलेटन मसल। स्ट्राइडेड स्केलेटन मसल तो एक ही होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी होता है। लेकिन इनवॉलंटरी मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वैसा ही ईसोफेगस का जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ईसोफेगस को कंट्रोल करके कि अभी ऐसा कर खाना रोक दे, 10 मिनट बाद भेज देना, ऐसा कुछ नहीं होता। खाना आप खाओगे यहाँ से मतलब उतरेगा थ्रोट के नीचे से, तो धीरे धीरे करके वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब ऐसे बड़ा होगा, फिर खाना आएगा, फिर दबेगा, फिर खाना नीचे जाएगा, मतलब ये पूरा मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। इसका आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है। लेकिन मैं आपको मतलब बता रहा हूँ इसमें क्या होता है ना। अब जरा दोस्तों बस इमेजिन कीजिए ना, यहाँ पे खाना है तो ये थोड़ा पाइप चौड़ा हो गया, फिर ये सकड़ा है, फिर खाना थोड़ा नीचे है तो ये फिर चौड़ा हुआ, मतलब ये चौड़ा सकड़ा ये जो होता है ना, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ईसोफेगस में स्मूथ मसल्स होते हैं, इसलिए ईसोफेगस को कहते हैं हम फूड पाइप। अब ये खाना यहाँ से उतरा, अब डायफ्राम का वैसे यहाँ पे कोई काम नहीं है डायफ्राम का। डायफ्राम तो असली में रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन डायफ्राम क्या मतलब अलग करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास लीवर्स क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, ये होंगे ना लंग्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास 2 लंग्स होंगे, इधर एक हार्ट भी होगा ना। तो लंग्स और स्टमक को अलग जो करती है वो चीज होती है डायफ्राम। ये कैसे फ्लैट सीट होती है, सीट। वैसे हमारा डायफ्राम में हमारा कोई काम नहीं है। फिर देखिए दोस्तों खाना उतरा स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में खाना लगभग 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। मतलब कि अगर आप एक बार खाना खाएंगे तो 4 से 5 घंटे वो आपके पेट में रहेगा। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर देखिए दोस्तों आपके पास 24 घंटे हैं जीने के लिए डेली, देखिए आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप क्या बोलते हैं 8 घंटे सो गए, आपके पास 16 घंटे बचे जिंदगी जीने के लिए डेली के। 16 घंटे में अगर एक बार खाना गया 4 से 5 घंटे के लिए, मैं मान लेता हूं 5 घंटे के लिए गया या 4 ही घंटे के लिए गया, तो अगर देखिए दोस्तों आप रात के 1 बजे खाते हैं 1 AM में, तो वो खाना 5 बजे सुबह तक पेट में ही रहेगा। उसके बाद आप दूसरी बार खा सकते हैं, वो खाना आपके लगभग 9 बजे पेट में रहेगा। आप तीसरी बार खाएंगे तो दोपहर का 1 बज जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कि हमें लगभग 4 से 5 घंटे कर करके खाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि क्या बोलते हैं बकरी की तरह चबाते रहना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं आपको कि खाना 4 से 5 घंटे स्टमक में रहता है। अब स्टमक में क्या होता है खाने के साथ, देखिए मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट 30% यहीं पर डाइजेस्ट हो गया, लेकिन प्रोटीन फैट ये सब का कुछ नहीं हुआ है। खाना स्टमक में है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में 2-3 चीजें रिलीज होती है। एक होता है एंजाइम, देखिए एक होता है एंजाइम,
पेप्सिन, लेकिन देखिए दोस्तों पेप्सिन रिलीज नहीं होता है, एक होता है प्रो एंजाइम पेप्सिन रिलीज होता है, सॉरी पेप्सिनोजेन होता है। दूसरा चीज रिलीज होता है स्टमक में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच बहुत कम होता है 1.8, यानी कि देखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे आपको इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये सब 11th का मेरा नॉलेज बाहर निकल रहा है, ऐसे टपक रहे। तीसरी चीज रिलीज होती है म्यूकस। देखिए अब क्या होता है ना, खाना पेट में आया, अब पेट में डाइजेशन शुरू करना, मतलब डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का तो यहीं माउथ में शुरू हो गया था, लेकिन बाकी चीजों का नहीं हुआ था। अब बाकी चीजों का डाइजेशन यहां शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि जो ये स्टमक है, स्टमक में ये 3 चीजें रिलीज होती हैं। एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस, म्यूकस यानी कि चिपचिपा होता है, वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और तीसरा होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसी एंजाइम है, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। देखिए एंजाइम होते हैं बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट क्या होता है, देखिए कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट होता है जो कि एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, वैसे बढ़ा और गिरा भी सकता है। मतलब कि मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी 2 चीजें ये रिएक्ट करके कुछ तीसरा बना रहे हैं, लेकिन इन्हें बनने में समझ लीजिए 5 घंटे लग रहे हैं। हाँ, अब मैंने कुछ ऐसा सामान डाला जिससे कि जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो समझ लीजिए कि दोस्तों 5 मिनट में बन रहा है, मतलब 5 घंटे का सामान 5 मिनट में, समझ रहे हैं। 5 घंटे में जो चीज बनने वाला था वो 5 मिनट में बन रहा है, तो रिएक्शन जो हो रहा था उसका रेट बढ़ गया ना, या कम भी हो सकता है, मतलब 5 घंटे के जगह 10 घंटे बन रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो चीज होता है कैटालिस्ट। अब बायो कैटालिस्ट क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग के अंदर हो, बायो मतलब जो लिविंग चीज हो उसे कहते हैं बायो कैटालिस्ट। देखिए कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट होता है रिएक्शन, आप ऐसा समझ लीजिए कैटालिस्ट होता है रिएक्शन को बढ़ा देने वाला। बायो कैटालिस्ट यानी कि लिविंग बीइंग के अंदर जो ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिविंग बीइंग के बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे, वो बायो कैटालिस्ट। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं, यानी कि एंजाइम क्या करेगा, जो लिविंग बीइंग के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन, उसके रेट को बढ़ा देगा। समझे आप। अब देखिए दोस्तों एंजाइम, एक होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, वो क्या करता है ना, वो प्रोटीन के डाइजेशन को करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। मैंने आपको कहा यहां पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन को कुछ किसी ने कुछ नहीं छुआ, प्रोटीन यहां तक ऐसे ही प्रोटीन के तौर पे आएगा। अब यहां से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें लगता है एंजाइम पेप्सिन। प्रोटीन तभी डाइजेस्ट होगा जब एंजाइम पेप्सिन रहेगा। पेप्सिन एंजाइम पेट में रिलीज होता है, लेकिन पेट में वो ऐसा रिलीज नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एक प्रो एंजाइम के तौर पे बनता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो कि कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। देखिए हमारे पेट में रिलीज क्या हो रहा है, हमारे पेट में रिलीज हो रहा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि कन्वर्ट होगा तभी डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। तो ये कन्वर्ट होता है कि जब HCl रिलीज होता है, यानी कि HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम है। HCl क्या करेगा, पेट को पूरा एसिडिक बना देता है। अब HCl पेट को एसिडिक पेट को, अरे रुकिए मेरे अंदर का सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिया गया है, कंफ्यूजिया नहीं है, मतलब क्या हो गया, हैंग हो गया। एक तो मुझे बोर्ड थोड़ा छोटा लग रहा है। देखिए मैंने आपको कहा पेप्सिन है एंजाइम, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, लेकिन पेप्सिन पेट में रिलीज नहीं होता। पेट में रिलीज जो होता है उसे कहते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। पेप्सिन तभी बनेगा जब पेट में HCl रिलीज होगा। HCl क्या करता है ना, ये पूरा पेट को एसिडिक बना देता है, और जब चीज एसिडिक होगी तभी, ऐसा मतलब नियम है भगवान का, तभी ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनेगा। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। अब जरा समझिए, अब देखिए दोस्तों, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, अब पेट मतलब, अब पेट ऐसा कोई तो है नहीं कि क्या बोलते हैं लोहा का बना है कि कुछ भी नहीं होगा, नहीं ना, पेट मतलब टिश्यूज का बना है, स्मूथ टिश्यूज का बना है। तो अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपका एक्सपेरिमेंट करना है वैसा करिएगा मत। एसिड का मतलब अगर आपके उंगली पे एक बूंद भी लगता है तो कितना जलता है। अब सोचिए हमारे पेट में हम दिन में 4 बार ठूस रहे हैं और 4 बार एसिड रिलीज हो रहा है, तो मतलब सोचिए पेट का क्या होगा।
तो इसको पेट को बचाने के लिए मतलब HCl के इफेक्ट से वो वहां रिलीज होता है म्यूकस, यानी कि चिपचिपा। म्यूकस क्या करती है ना, एसिड को पेट का जो वॉल है, पेट के जो मसल्स का वॉल है उस पर मतलब छूने नहीं देती। यहां मतलब देखिए जैसे कि यहां से HCl रिलीज हो रहा है, यहां से पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में और वो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर रहे हैं। तो यहां पे म्यूकस भी रिलीज हो जाएगी। म्यूकस मतलब इसके वॉल को बचा के रखेगी ताकि HCl इसे खराब ना कर सके। मान लीजिए दोस्तों मतलब यहां देखिए, मान लीजिए कि यहां पे म्यूकस कम हो गई, ये तो स्टमक की ओरिजिनल वॉल है, अब तो यहां पे एसिड गिरेगा, हाँ ये क्या करेगा, यहां पे खराब करेगा। तो जो खराब करता है उसे कहते हैं हम पेप्टिक अल्सर। आपको समझ में आया कि नहीं? अगर म्यूकस की वॉल कहीं नहीं है या कहीं सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो HCl वहां की स्टमक की वॉल को मतलब डैमेज करेगा और वो होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक बहुत मतलब डेंजरस कंडीशन है। वैसे मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं तो मुझे पता नहीं इसमें क्या लेते हैं, लेकिन मतलब होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। अब देखिए यहां से मैंने आपको बताया, मतलब आप समझ गए कि यहां से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया और मीडियम क्या है, यानी कि पूरा पेट क्या है, एसिडिक हो चुका है। अब देखिए यहां से पेट एसिडिक हो गया है, मतलब पूरा ऐसा समझ लीजिए, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ खाया और पूरा पेट मतलब पूरा अंदर से सिस्टम गर्म हो गया है, एसिडिक हो गया है। हाँ अब इसको कुछ तो मतलब इसका उल्टा भी होगा ना, एंटी। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं। मुझे समझाने में थोड़ी मतलब तकलीफ हो रही है क्योंकि यहाँ बोर्ड अच्छे से मिल नहीं रहा जगह। यहां मैं ऐसा करूंगा कि जो जो पार्ट आएगा केवल उसी का नाम लिखूंगा। देखिए तो मैंने कहा कि पेट में खाना जो आया, पेट में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया। देखिए अब आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखिए कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, हाँ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम पेट में नहीं है। यहां पे सलाइवा था, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, तो वो उसने यहां पे डाइजेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट को। पेट में ऐसा कोई एंजाइम नहीं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाए, यानी कि जितना पार्ट यहां से डाइजेस्ट कर गया उतना डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट पेट में चला गया। प्रोटीन यहां तक डाइजेस्ट नहीं हुआ था, प्रोटीन सीधा स्टार्ट ही स्टमक में होता है। अब क्या होता है जब यहां से निकलता है स्टमक के लास्ट पार्ट से, तो जो लास्ट पार्ट से जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उसको कहते हैं हम ड्यूडेनम। ये मतलब ये पार्ट है, इसको कहते हैं हम, एक मिनट, ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ड्यूडेनम की क्या खास बात है? मैं एक बार आपको डायग्राम से बता दूंगा, उसका बाद में मैं बिना डायग्राम के बताऊंगा। देखिए दोस्तों जो ड्यूडेनम होता है वो क्या करता है, ड्यूडेनम ये पार्ट है जो कि यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगा। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि अलग है कुछ। स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसमें एक पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ये रहा हमारा लीवर, ये है लीवर और ये है गैल ब्लैडर। लीवर क्या करती है ना, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल। लीवर एक चीज बनाती है जिसे कहते हैं हम बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। जो ये बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स है वो जाके स्टोर होता है वो गैल ब्लैडर में। देखिए बना रही है लीवर, बट क्या बोलते हैं, बाइल गेट्स स्टोर्ड इन लीवर, सॉरी गैल ब्लैडर। देखिए दिमाग में कंफ्यूजन रखिएगा, बाइल को बनाता है लीवर लेकिन स्टोर करता है गैल ब्लैडर, यानी कि बनाया इसने, स्टोर इसने किया। अब ये क्या करेगी ना, ये यहां से अपने सिक्रेशन रिलीज करेगी और यहाँ पे पेनक्रियास भी है, पेनक्रियास भी अपने सिक्रेशन डालती है। यानी कि दोस्तों आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे है गैल ब्लैडर और यहाँ पे है पेनक्रियास और ऊपर है स्टमक। तो स्टमक से जो फूड आ रहा है वो ड्यूडेनम में जा रहा है, इसी में गैल ब्लैडर अपने बाइल डाल रही है और पेनक्रियास अपना पेनक्रियाटिक जूस डाल रही है। क्या होगा यहाँ पे, स्टमक से जो निकला है खाना उसे कहते हैं हम काइल। काइल मतलब होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो खाना डाइजेस्ट हो गया ना, तो ये जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है उसी को कहते हैं हम काइल। एकदम सिंपल सा है,
जो खाना हमने खाया उसको थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया ना प्रोटीन का, थोड़ा बहुत यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, तो जो वो खाना बचा उसे कहेंगे हम काइल। जो काइल यहाँ स्टमक से ड्यूडेनम में आया, हाँ, इसे में गैलब्लैडर अपने सिक्रेशन डाले, पैनक्रियास ने भी डाल दिया। स्टमक से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक है। अब इसको ठंडा करने के लिए मतलब बेसिक कुछ क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा। बेसिक को ही कहते हैं हम अल्कालाइन सब्सटेंस। तो क्या होता है, यहां पे अल्कालाइन सब्सटेंस मिलाए जाते हैं और ड्यूडेनम के अंदर खुद भी कुछ सीक्रेट होता है। ड्यूडेनम के अंदर भी कुछ सीक्रेट हो रहा है, उसे कहते हैं हम, क्योंकि देखिए ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सीक्रेट होगा तो उसे कहेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस। ड्यूडेनम के अंदर खुद भी एक चीज सीक्रेट होती है जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। गैल ब्लैडर से बाइल आ रहा है और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस। ये तीनों चीजें मतलब मिला के अल्कालाइन बन जाती है। देखिए पेट से खाना था एसिडिक, यहां पे खाना एसिडिक है, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ना यहां से, तो ये खाना हो जाएगा बेसिक, यानी अल्कालाइन। देखिए अब सब्सटेंस पूरा नेचर चेंज हो गया, एसिडिक सब्सटेंस बेसिक हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इसे एकदम, मैं आपको एकदम स्टोरी की तरह वापस से समझाऊंगा। खाना बेसिक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी भी मैंने आपको कहा प्रोटीन्स पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं हुए और फैट्स तो शुरू ही नहीं हुए। अब क्या होता है, यहां पे प्रोटीन मतलब यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है ट्रिप्सिन। वैसे ट्रिप्सिन नहीं रिलीज होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ट्रिप्सिन ये 11th के एनसीईआरटी में ट्रिप्सिन वजन है। लेकिन छोड़िए, मतलब ये देखिए ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेट में कौन सा एंजाइम था जो कि क्या बोलते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन, हाँ या ना? पेट का जो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसे कहते हैं हम पेप्सिन। इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन करेगा प्रोटीन का उसे कहते हैं हम ट्रिप्सिन। फिर यहां पर कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट बस यहां पे डाइजेस्ट हुआ था सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा, अब यहां पे डाइजेस्ट होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा। जो अमाइलेज एंजाइम पैनक्रियास से आ रही है, यानी कि यहां से अंदर जा रही है इसके अंदर, उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब फैट्स को डाइजेशन करने के लिए भी, फैट्स के डाइजेशन करने के लिए जो ये बाइल्स होता है वो क्या करता है ना, कि ऐसे फैट के देखिए दोस्तों बड़े बड़े ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो बाइल क्या करेगा, अपने एक्शन करेगा और इसे इमल्सिफाई कर करके एकदम छोटा छोटा बना देगा। एक बड़े ग्लोब्यूल को बहुत छोटा कर देगा फैट्स के। इससे होता है बाइल, मतलब बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। आप ऐसा समझ सकते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा और ट्रिप्सिन से प्रोटीन। अब ये सब डाइजेस्ट होके बनेगा क्या? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज एंड अदर सुगर्स। जो भी अदर सुगर होते हैं वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। और फैट्स का डाइजेशन होके बनता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल में अभी आपको वापस से समझाऊंगा। क्या हुआ, खाना यहां से स्टमक से आया, स्टमक में खाना एसिडिक था, स्टमक से इंटेस्टाइन में आया, तो ये सबके सिक्रीशन से इंटेस्टाइन अल्कालाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, ट्रिप्सिन रिलीज हुआ, पैनक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज हुआ और बाइल रिलीज हुआ। बाइल ने प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प किया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बाइल ने फैट्स का डाइजेशन में मतलब हेल्प किया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट्स का। अब इन सब का डाइजेशन के बाद बनता क्या है, तो डाइजेशन के बाद बनता है प्रोटीन्स, बन जाता है अमाइनो एसिड्स। अब देखिए दोस्तों अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, ये सब पूरी तरह 11th का टॉपिक है, 11th-12th का टॉपिक है। लेकिन आपको अभी समझना है कि प्रोटीन बहुत बड़ी चीज होती है। प्रोटीन जब एकदम छोटा बन जाएगा तो वो होता है अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी चीज होती है, वो छोटा होकर बनता है ग्लूकोज और अदर सुगर, ग्लूकोज माल्टोज ये सब हो बनते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब। लेकिन अभी आपको मेन आपको फोकस ग्लूकोज पे रहना चाहिए। फिर फैट्स का डाइजेशन होकर बनता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल।
और आपसे जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फैट्स का डाइजेशन हुआ तो सबसे सिंपल सब्सटेंस क्या बना, तो बना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। समझ रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक मिनट में अपने इंक मतलब ये इंक भर लेता हूं मैं अभी आपको दोस्तों ये पूरा वापिस से समझाऊंगा। डाइजेशन मुझे मतलब सबसे पसंद चैप्टर है मेरा। 11th में अगर आप पीसीबी लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं 16 चैप्टर रहता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स करके, वो चैप्टर मेरा पसंदीदा चैप्टर है। देखिए, तो आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ तो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ तो क्या बना, कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट्स का देखिए दोस्तों कंप्लीट डाइजेशन होगा तो बनेगा ग्लूकोज और अदर शुगर्स। अब क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है विलाई। विलाई क्या होता है देखिए दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरे पाइप जैसी है। तो पाइप मतलब समझ लीजिए ये पाइप है तो इसके दो सरफेस होंगे ना, एक ऊपर का एक नीचे का। तो इसमें ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं ना खाना को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि अगर क्या बोलते हैं मतलब जहां सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जैसे कि विलाई में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सिंपल सा, मैं थोड़ा बोर्ड मिटाता था आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। देखिए मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। अब यहां से खाना एब्जॉर्ब करने में हमें इतना सरफेस एरिया मिल रहा है और इतना। अब मान लीजिए ये उतना ही पार्ट है लेकिन उसमें मैंने ऐसे विलाई लगा दिए। विलाई होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब देखिए खाना जो बस इतना एब्जॉर्ब हो रहा था, अब यहाँ पे कितना, यहां यहां यहां, मतलब ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं ना, इस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, ये सब होते हैं। तो ब्लड वेसल्स वहां से खाना को एब्जॉर्ब करके मतलब पूरे बॉडी में, क्योंकि ब्लड तो पूरे बॉडी में घूमती है, तो इसी के साथ पूरा मतलब जो हमने खाया, जो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, वो खाना पूरे बॉडी के हर सेल्स को मिलता है। क्योंकि ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह। ये मैं आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा। तो आप समझ रहे हैं कि खाना यहां से डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सब खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। यही वे खाना एब्जॉर्ब हुआ और खाना एब्जॉर्ब होकर मतलब जिसको जहां जहां चाहिए वहां चला गया। अब जो देखिए वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो यहां से आएगा, यहां पे यहां अपेंडिक्स होता है, लेकिन ये अपेंडिक्स शायद आपके एनसीईआरटी में मार्क नहीं है। हाँ देखिए दोस्तों मार्क है तो ये मुझे बताना पड़ेगा। यहां एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अब ये मतलब इंसानों के कोई यूज का नहीं है, पहले था, लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए ये उसी के साथ ये अपेंडिक्स का जो काम था वो खत्म हो चुका है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। फिर देखिए दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा खाना यहां से आएगा। अब इसमें एक्चुअली में खाने में हो क्या रहा है, क्योंकि आप देखेंगे खाना तो यहीं पर डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब देखिए क्या होता है कि जो खाना में पानी है, जो हमने पानी वानी पिया ये सब, तो वो पानी यहाँ पे और एब्जॉर्ब होता है, यानी कि बॉडी यहाँ से और पानी खींचती है अपने अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं एक रास्ता है जहां से खाना में जो भी बचा पानी वो जा रहा था और वेस्ट प्रोडक्ट जो जा रहा था वो जा रहा था, तो बॉडी ने पूरा पानी उसमें से निचोड़ लिया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से मतलब जोड़ जोड़ के जा रहा है, जुड़ के, और उसमें पूरे म्यूकस की मेम्ब्रेन मतलब म्यूकस का कवरिंग होता है ताकि वो पूरा आपस में एडहियर कर सके। क्योंकि जब हम टॉयलेट जाते हैं तो पूरा मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या बोलते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो पूरा म्यूकस का मतलब जुड़ा रहता है ना, एडहेरेशन का मतलब प्रोसेस है, नहीं तो फिर ये यहीं पे रुक जाएगी ना। म्यूकस क्या करता है, स्लाइड की तरह काम करता है। फिर खाना धीरे धीरे आगे आएगा, यहाँ पे रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद एनस, बाद में एनस जब आएगा, जब रेक्टम में स्टोर होता है खाना, सॉरी जब रेक्टम में स्टोर होता है टॉयलेट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉयलेट तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ही हो ना दोस्तों फूड का, तो हमें मतलब ऐसा दिमाग में घंटी बजती कि अब हमें जाना चाहिए तो हम जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी के साथ डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट चीज बचती है, डेंटल कैरीज। उसके बाद मैं आपको ये पूरी कहानी वापिस से बताऊंगा। ये कहानी देखिए दोस्तों आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, आप इसे रट लेंगे तो इससे
आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप ये कहानी को क्लियर रखिए डाइजेशन का, तो आप तुरंत कभी भी किसी को भी बता सकते हैं। डेंटल कैरीज क्या होते हैं? डेंटल यानी कि दांत से रिलेटेड, मान लीजिए ऐसा ही होता है ना हमारा दांत, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, समझ लीजिए कि हम बहुत ऐसे डोनट्स ये सब जो भी मतलब चीनी रिलेटेड सामान सब्सटेंस है वो खा रहे हैं, तो वो चीनी, और अगर हम ब्रश व्रश कर नहीं रहे, चीनी के पार्टिकल्स ऐसे कहीं भी फंस गए, हम ब्रश कर नहीं रहे हैं, क्या होगा ना कि ये धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। बैक्टीरिया का ग्रोथ से क्या होगा कि ये जो इनेमल का लेयर है इसको मतलब ये कोरोड करेगा, और धीरे धीरे बोलते हैं ना कि चॉकलेट खा खा के दांत सड़ गए। चॉकलेट खा के जरूरी नहीं दांत सड़ते, अगर वो सही से ब्रश करके दांत साफ भी करता। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सलाइवा भी, मतलब देखिए सलाइवा का काम क्या होता है, जैसे कि हम ऐसे जीभ को आप आगे पीछे कहीं भी करेंगे दांत के ऊपर, तो जो सलाइवा होती है वहां से दांत के ऊपर का सारा फालतू सब्सटेंस साफ करती है। लेकिन क्योंकि इस बच्चे ने बहुत ही ज्यादा चॉकलेट ये सब खाया है और ब्रश सही से करता नहीं है ये, तो सलाइवा मतलब ये बैक्टीरिया का ग्रोथ इतना हो चुका है ना कि ये पूरा ऐसा लेयर हो चुका है। अब लेयर बन गया तो इसे सलाइवा हटा नहीं पा रहा, सलाइवा नहीं हटा पा रहा, यानी कि सलाइवा का एक्शन यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, सलाइवरी एक्शन। तो बैक्टीरिया धीरे धीरे प्लेक बन जाएगा, और इसी को कहते हैं हम दांत सड़ना। दिन में 2 बार ब्रश करें। दिन में 2 बार ब्रश करें। चलिए ये बहुत हो गया फालतू की चीजें, अब मैं डाइजेशन को वापस आपको समझाता हूं शुरू से। अब कोई फ्लोचार्ट नहीं, अब डायरेक्ट मैं आपको फेस टू फेस समझाऊंगा। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमने कुछ खाना खाया, आप जरा इमेजिन कीजिएगा जो मैंने डायग्राम आया था, हमने कुछ खाना खाया बायो मतलब क्या बोलते हैं बकल कैविटी से, हमने जो देखिए दोस्तों हमने जो खाना खाया बकल कैविटी से। अब बकल कैविटी से जो खाना जा रहा है वो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में गिरेगा नहीं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, ऐसे 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 हो के जाएगा, क्योंकि वहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद वो हमारे स्टमक में आएगा। आप ऐसे इमेजिन कीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद वो हमारे स्टमक में आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या होता है, रिलीज होगा 3 चीज, प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन, दूसरी चीज HCl, तीसरी चीज म्यूकस। खाना देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो हमारे क्या बोलते हैं, हमने जो खाना खाया हमारे मुंह में सलाइवा है, सलाइवा में ही एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है ना, मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देती है, लेकिन बाकी चीज का डाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि प्रोटीन फैट ऐसे ही बिल्कुल सेम आ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डाइजेस्ट होके आ रही है। यहाँ पे स्टमक में आई खाना, स्टमक में खाना आया, अब स्टमक में क्या होगा, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा और म्यूकस रिलीज होगा। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अगर हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो हमें एक एंजाइम चाहिए पेप्सिन। पेप्सिन तभी बनेगा जब पेप्सिनोजन पेप्सिन बनेगा, और पेप्सिनोजन भी पेप्सिन इसी वक्त बनेगा जब HCl रिलीज होगा। यानी कि पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूरा एसिड मीडियम बन जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि एसिड रिलीज होगा तो ये क्या बोलते हैं स्टमक की वॉल खराब हो जाएगी, इसके लिए इसे बचाने के लिए रिलीज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ से मतलब पूरा म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस भी रिलीज हो रहा है, यहाँ से पूरा HCl रिलीज हो रहा है। तो HCl क्या करेगी, यहाँ पे खाना आ चुका है, यहाँ देखिए खाना आ गया मान लीजिए, हाँ पेट में खाना आ गया, पेट में म्यूकस मेम्ब्रेन है, पेट में ही HCl रिलीज हो गया, HCl से HCl के एक्शन से पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गई। पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन का डाइजेशन। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ से प्रोटीन का कुछ डाइजेशन होना शुरू हो गया है। हाँ अब यही चीज ड्यूडेनम में जाएगी, ड्यूडेनम में यहाँ से गैल ब्लैडर आ रहे,
यहां से आ रहे हैं पैनक्रियास, और ये रहा ड्यूडेनम। ये तीनों, ये जो खाना था एसिडिक मीडियम में, इसको अब अल्कलाइन करेंगे यानी कि बेसिक मीडियम। तो ये लोग क्या करेंगे, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे ऐसे घूमना शुरू करेंगे खाना को लेके, यहां पे कुछ चीजें रिलीज होंगी, जैसे कि गैल ब्लैडर से रिलीज होगा बाइल। आपको याद होना चाहिए बाइल लीवर बनाती है लेकिन स्टोरेज होता है गैल ब्लैडर में। पैनक्रियास से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस, नहीं सॉरी मतलब वही पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूस आप कह लीजिए। और ड्यूडेनम में मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इसी में रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना, जो खाना यहां से एसिडिक मीडियम में आ रहा था वो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो बेसिक हो जाएगा। अब खाना बेसिक हो गया तो देखिए ये एंजाइम तभी एक्ट करेगा जब एसिडिक मीडियम हो, वैसे ही कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो तभी एक्ट करेंगे जब बेसिक मीडियम हो। तो वहां पे 2-3 एंजाइम एक्ट करते हैं, जैसे होता है ट्रिप्सिन, एक होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और एक होता है बाइल। अब क्या करेगा, बाइल फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटा करेगा ताकि उनका एब्जॉर्प्शन आराम से हो जाए। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करती है, देखिए पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करती है, ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट करती है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज देखिए हमारे मुंह में रिलीज हो रहा था सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि सलाइवा से रिलीज हो रहा था, यहाँ पे पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है इसलिए कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये अमाइलेज जहां भी हो मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो यानी कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज दोस्तों किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। अब ये खाना यहां से मतलब क्या बोलते हैं डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेशन के बाद प्रोटीन डाइजेस्ट होकर बनता है अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ग्लूकोज और दूसरे सुगर्स, ग्लूकोज एंड अदर सुगर्स, और फैट्स बन जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल ये सब का स्ट्रक्चर आपको 11th में मतलब अभी बस थियरी है। हाँ, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे कहते हैं विलाई। विलाई क्या करते हैं, विलाई का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है तो वो खाने को मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद खाना यहां से पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहां पे एक अपेंडिक्स होता है। वैसे अब इसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना निकलेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, खाना तो यहां पे एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि जो एब्जॉर्ब हो गया तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, वो वेस्ट यहां से जा रहे हैं, यही जाके बाद में हमें क्या बोलते हैं टॉयलेट जाना होगा। और देखिए दोस्तों इसमें जो वाटर है वो वाटर को यहां के वॉल्स एब्जॉर्ब करते जाते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करते जाएगी और इसमें म्यूकस का मतलब कवरिंग चढ़ाते जाएगी ताकि पूरा खाना चिपके रहे। फिर धीरे धीरे खाना मूवमेंट करेगा आगे आगे आगे। यहां से अब मेरे पास देखिए दोस्तों बोर्ड आगे नहीं है, यहां से रेक्टम होता है, रेक्टम में थोड़ी देर स्टोरेज होगा और उसके बाद फिर एनएस के द्वारा ये पास हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा डाइजेशन का वीडियो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।